अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. वी हैव स्टडीड गॉस थ्योरम. According to Gauss theorem, electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed by that surface. तो इस गॉस थ्योरम के हमको कुछ एप्लीकेशंस का मतलब कुछ यूजेस स्टडी करने हैं. एंड टोटल 3 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में है. टोटल 3 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में है. एप्लीकेशन नंबर 1 is spherical shell या hollow sphere. Number 2 thin wire या thin cylinder. And number 3 infinitely long thin charged plate. ऐसे 3 कंडक्टिंग बॉडी के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले डिराइव करना है. तो वी स्टार्ट विथ एप्लीकेशन नंबर 1. गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का यूज क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक field strain या to find electric field intensity due to any charge distribution. तो first application of Gauss theorem is to find electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. Spherical shell का मतलब hollow sphere. तो एक charged hollow sphere के बाहर या एक charged hollow sphere के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो कंसीडर वन थिन स्फेरिकल शेल. ये एक हॉलो स्फीयर है. लेट O बी द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल एंड लेट कैपिटल R बी द रेडियस. नाउ इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. लेट मी मेक वन थिंग क्लियर. हम लोग जितने भी डेरिवेशंस करेंगे गॉस थ्योरम के, उसमें हम लोग बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे. बट हमको जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऑल्सो. का मतलब ये जो स्फीयर होगा या दूसरा कंडक्टिंग बॉडी होगा, उस पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर्मूला दोनों चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड. तो डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम वेदर चार्ज इज पॉजिटिव या नेगेटिव. तो हम लोग क्या करेंगे, सब फॉर्मूले पॉजिटिव चार्ज से ही डिराइव करेंगे, बट दोज फॉर्मूले आर एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. तो ये हॉलो स्फीयर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है. कितना चार्ज है? Q. और ये चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी. पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल है लैम्डा. सेकंड टाइप होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल है सिग्मा. और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल है रो. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम लोग इस स्फीयर का, इस हॉलो स्फीयर का सिग्मा डिफाइन कर रहे हैं. व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर इस पे ऊपर चार्ज Q है और इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr². तो इस स्फीयर का सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन इट्स एरिया विच इज 4πr². तो इज Q अपॉन 4πr², कैपिटल R². अगर इस स्फीयर पे चार्ज होगा तो इसके सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना. किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस स्फीयर. तो इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P कंसीडर करो. तो कंसीडर पॉइंट P आउटसाइड द चार्ज स्फीयर. Let the distance of point P from the center of the sphere be r.
तो स्मॉल आर होगा पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर और कैपिटल आर होगा रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर. सिंस पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, देयरफॉर कंडीशन क्या होगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. Distance small r is greater than capital R when the point lies outside the sphere. But अगर मैंने इस पॉइंट को स्फीयर के सरफेस पे लिया होता, if this point P is taken on the surface of the sphere, तो in that case small r becomes capital R. तो ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगा, small r equals to capital R when point P lies on the charged sphere. एंड अगर ये पॉइंट पे इस स्फीयर के अंदर होता, इनसाइड द चार्ज स्फीयर, तो अगर ये पॉइंट ऐसे अंदर होता तो फिर डिस्टेंस आर जो होता वो कैपिटल आर से कम होता. तो थर्ड कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द चार्ज स्फीयर. तो पहले हम लोग इस केस को कंसीडर करेंगे एंड देन वी कंसीडर द अदर टू केसेस. तो सिंस पॉइंट P is outside the charge sphere, small r is greater than capital R. पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E, वो रेडियली आउटवर्ड होगा बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड. और इसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमको कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करने के लिए वी अप्लाई गॉस थ्योरम. But Gauss theorem is applied to some imaginary closed surface that is called Gaussian surface. तो Gauss law apply करने के लिए we draw one imaginary sphere around this hollow sphere. तो एक imaginary, एक completely hypothetical sphere draw करेंगे और इस hypothetical या imaginary sphere को हम लोग Gauss theorem apply करेंगे. तो इस sphere को क्या बोलेंगे, Gaussian surface. और एक गॉसियन सरफेस कंप्लीटली इमेजिनरी होगा. और इस गॉसियन स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इसी स्फीयर का सेंटर होगा और इसका जो रेडियस होगा, इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा, ये पॉइंट P का डिस्टेंस होगा. तो व्हेनेवर वी कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस, उसका जो रेडियस होगा वो पॉइंट P के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. तो अगर डिस्टेंस OP स्मॉल r है तो गॉसियन स्फीयर का रेडियस भी स्मॉल r होगा. तो इस हॉलो चार्ज स्फीयर का सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. तो इस गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है. देन वी कंसीडर वन स्मॉल एरिया ds ऑफ दिस गॉसियन सरफेस. ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस. इसका मतलब गॉसियन सरफेस पे अगर मैंने किधर भी पॉइंट लिया तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा. तो एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. नाउ कंसीडर स्मॉल एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस. और ये जो मैंने एरिया कंसीडर किया है, जो मैंने शेडेड किया है, उस एरिया का वैल्यू होगा ds. तो ds is a small area of the Gaussian surface. और ये एरिया मैंने पॉइंट P के सराउंडिंग में लिया है. फिर इस एरिया को मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया एट पॉइंट P. नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द गिवन एरिया एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. तो यहां पे वेक्टर ds रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर ऑफ एरिया ds. तो एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सेम सिचुएशन विल अराइज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस. तो हर एक पॉइंट पे यही कंडीशन एप्लीकेबल होगा. देयरफॉर एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर कितना हो गया, 0 डिग्री. सो थीटा होगा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर जो 0 डिग्री होगा बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ ये जो स्फीयर होगा, इस स्फीयर में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज होंगे बिकॉज अगर इस पे चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इमर्ज होंगे. दे विल मूव आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स मूव आउटवर्ड. Some of the lines of force will pass through area ds
एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ds बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस कंप्लीट सरफेस बनेगा इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम लोग एरिया ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। पहले इस स्मॉल एरिया ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया का सिंबल होगा d phi एंड बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर E डॉट ds। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू E ds cos थीटा according to the definition of scalar product। पर यहां पे थीटा कितना है 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? बिकॉज E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो since theta is 0 degree, cos theta becomes 1 and therefore d phi becomes E into ds because cos theta 1 है because theta 0 degree है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे पासिंग थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। तो इन स्टेप नंबर 2 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो phi which is the total flux will be equal to integration of d phi, but this is integration over a closed surface। then we substitute d phi का वैल्यू, d phi कितना है E into ds, but since electric field is constant we take it outside integration, so it becomes E into integration of ds। integral ds का मतलब addition of all the small area of this Gaussian surface। तो if I add all the small areas of this Gaussian surface, I will get total surface area of this Gaussian surface। मुझे इस पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा if I do integration of ds। and what is integral ds for this sphere? It will be surface area of the sphere which is 4 pi r square। तो ये मुझे मिला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। एंड लास्ट स्टेप में भी अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम किसको अप्लाई करना है? इस गॉसियन सरफेस को अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू q by epsilon 0 where q stands for charge enclosed by the Gaussian surface। this q stands for charge inside the Gaussian surface। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इसके अंदर कितना चार्ज है? Q। ये पूरा चार्ज देखो इस सरफेस के अंदर है, तो यहां पे Q रिप्रेजेंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, दैट इज Q। देन वी सब्स्टिट्यूट phi का वैल्यू, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो phi कितना था? E into 4 pi r square। तो E into 4 pi r square equals to Q by epsilon 0। वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो 4 पाई r स्क्वायर यहां पे डिवाइड कर लो। तो फिर E का फॉर्मूला क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P आउटसाइड द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। E इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। इसमें Q है चार्ज ऑन द स्फीयर एंड R है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाय सिंबल K। तो अपना फॉर्मूला थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, एक छोटा फॉर्मूला मिल जाएगा which is KQ by R square, where constant K will have a value 1/4 pi epsilon 0 and electrostatics में 1/4 pi epsilon 0 का वैल्यू होता है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो K होगा उसका वैल्यू होगा 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Now after deriving this formula, let us obtain some special cases. So we continue this derivation further. Case number 1,
वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो हम लोग ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया है उसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. वे सिग्मा इज फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया. तो अपना जो स्पेरिकल शेल है उसका अगर रेडियस कैपिटल आर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो सिग्मा फॉर स्पेरिकल शेल इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. तो फिर क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो फिर इस चार्ज को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके उसको एलिमिनेट करो. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग क्यू इन दिस इक्वेशन इट इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. तो 4 पाई एंड 4 पाई इज कैंसिल. इन द न्यूमरेटर बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर, इन द डिनोमिनेटर बचेगा एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. तो अगर आप इस Q के वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको E का फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. इन केस नंबर 2, इफ पॉइंट P lies on the surface of a spherical shell. का मतलब पहले केस में पॉइंट P कहां पे था? आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो सेकंड केस में, इन द सेकंड केस we take this point on the charged spherical shell. अभी हम लोग पॉइंट P को यहां लेंगे. तो इन केस नंबर 2 पॉइंट P lies on the surface of a spherical shell. तो मतलब पॉइंट अभी यहां पे आएगा. अगर पॉइंट P यहां पे होगा तो डिस्टेंस OP जो होगा स्मॉल r, ये कैपिटल R के बराबर होगा. तो when point lies on the surface of a charged sphere, then small r becomes capital R. तो हम लोग अभी ये केस स्टडी कर रहे हैं. दिस केस इज ऑलरेडी स्टडी, इसका फॉर्मूला ये था. तो सेकंड केस में स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R. तो बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला में स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करना है, इस फॉर्मूला में भी और इस फॉर्मूला में भी. If I take small r as capital R तो फॉर्मूला होगा Q upon 4 pi epsilon 0 कैपिटल R स्क्वायर. और यहां पे अगर मैंने स्मॉल r और कैपिटल R सेम किया तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बचेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे. एंड 1 upon 4 pi epsilon 0 इज K. तो इसको लिखेंगे Q बाय कैपिटल R स्क्वायर. तो ये होगा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक field for a point on the surface of the spherical shell. Now we come to case number 3. Case number 3. In case number 3, point P lies inside the spherical shell. देखो हमारा जो मेन डेरिवेशन था, it is for a point outside the spherical shell. Then we consider special case 2 where point P is taken on the spherical shell. And now in the third case point कहां पे आएगा? Inside the spherical shell. तो ये हमारा चार्ज स्फेरिकल शेल था और पॉइंट P उसके अंदर है. अगर पॉइंट P स्फेरिकल शेल के अंदर होगा तो डिस्टेंस OP जो होगा स्मॉल r, ये कैपिटल R से भी कम हो जाएगा. तो नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस केस स्मॉल r लेस देन कैपिटल R. का मतलब ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस होगा सेंटर से स्मॉल r, ये स्फीयर के रेडियस से भी छोटा हो जाएगा. तो फिर हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा, ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर चला गया. ये हो गया गॉसियन सरफेस. दिस इज न्यू गॉसियन सरफेस. तो देखो जब भी पॉइंट P बाहर था तो गॉसियन सरफेस भी बाहर था. जब भी पॉइंट P इस स्फीयर के ऊपर होगा तो गॉसियन सरफेस भी यहां पे होगा. का मतलब दोनों स्फीयर ओवरलैप करेंगे. एंड जब भी पॉइंट P अंदर चला गया तो गॉसियन सरफेस हमने यहां पे ड्रॉ किया, बिकॉज गॉसियन सरफेस मस्ट इंक्लूड द गिवन पॉइंट. तो फिर इस कंडीशन में ये जो गॉसियन सरफेस है ये कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहे. का मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है. देखो बिकॉज चार्ज तो यहां पे है.
तो अगर चार्ज यहां पे है ऑन द सरफेस, तो देयर इज नो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. तो इफ यू डू द कैलकुलेशन ऑफ केस 3, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन 0. और इस phi का फॉर्मूला था E इंटू 4 बाय आर स्क्वायर. और एक Q क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. बट यहां पे गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, का मतलब ये जो Q होगा ये यहां पे 0 हो जाएगा. एंड अगर Q 0 होगा तो फिर पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. और इसको अगर 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करते तो आंसर 0 होगा. इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 है ना. E बिकम 0. इसका मतलब चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगा और सरफेस के बाहर होगा. बट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल. हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज यहां पे कोई चार्ज नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे होगा और सरफेस के बाहर होगा. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा? ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा. और जैसे हम लोग सरफेस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस. तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल डिक्रीज. तो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द केसेस, नाउ इन द एंड वी ड्रॉ ग्राफ. एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. सी द ग्राफिकल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस. हमने 3 फॉर्मूले स्टडी किए है ना, स्फेरिकल शेल के लिए या हॉलो स्फीयर के लिए. पहला फॉर्मूला था E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, या सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर. ये किसके लिए था? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. का मतलब ये था फॉर द पॉइंट आउटसाइड, इस पॉइंट के लिए था. फिर दूसरा फॉर्मूला था E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर, या सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. ये किसके लिए था? व्हेन स्मॉलर इक्वल्स टू कैपिटल, दैट इज व्हेन द पॉइंट इज ऑन द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, इस पॉइंट के लिए था. एंड तीसरा फॉर्मूला E इक्वल्स टू 0. ये किसके लिए? व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. दिस इज फॉर अ पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर, ये इस पॉइंट के लिए था. इसका मतलब सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज पूरे अंदर कंप्लीटली इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो सेंटर पे भी 0 होगा. तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस. और ये जो डिस्टेंस r होगा ये स्फीयर के सेंटर से शुरू होगा. का मतलब स्फीयर का जो सेंटर होगा ये ओरिजिन होगा. स्फीयर का जो सेंटर होगा ये इस ग्राफ का ओरिजिन होगा. और फिर हम लोग सेंटर से ऐसे दूर जाएंगे तो r का वैल्यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ना हमको मालूम है इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. का मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. तो ग्राफ इज ऑन द x एक्सिस बिकॉज E तो 0 है. फिर ऑन द सरफेस स्मॉल r का वैल्यू बिकम कैपिटल R. तो यहां पे स्मॉल r बन गया कैपिटल R. का मतलब ये जो पॉइंट होगा ये स्फीयर के सरफेस पे होगा. एंड ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज मैक्सिमम. तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज K. तो इज KQ बाय r स्क्वायर मैक्सिमम. और फिर हम लोग सरफेस के बाहर चले गए. तो सरफेस के बाहर एज r का वैल्यू इंक्रीजेस, E का वैल्यू डिक्रीजेस. तो सरफेस के बाहर एज r का वैल्यू इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल डिक्रीज, because outside the hollow sphere E is inversely proportional to r square. तो अगर E inversely proportional to r square होगा तो जैसे डिस्टेंस r increases इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीजेस. और ये 0 कहां पे होगा? एट इंफिनिटी. ये ग्राफ x एक्सिस को टच कहां पे करेगा? इंफिनिटी, बिकॉज व्हेन r इज इंफिनिटी E becomes 0.
तो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो ये ग्राफ होगा पैराबोला बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये होगा ग्राफ ऑफ E वर्सेस डिस्टेंस R। तो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसमें कंडक्टिंग बॉडी होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर या वी कैन से थिन सिलेंडर। तो वी हैव टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर या वी कैन से थिन सिलेंडर। इट कैन बी अ चार्ज्ड वायर और थिन सिलेंडर। और इस वायर का या सिलेंडर का लेंथ कितना होगा? इनफाइनाइट। इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर या चार्ज्ड सिलेंडर। तो कंसीडर वन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो ये होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। लेट दिस वायर कैरीज पॉजिटिव चार्ज। आई रिपीट, हम लोग डेरिवेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं, बट जो फाइनल फॉर्मूला होगा ये पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है। ये चलो इसको एज्यूम करते हैं वायर। ठीक है, शेप वायर की तरह नहीं है, बट लेट अस एज्यूम दिस टू बी अ वायर। इट्स अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो इसके पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। अगर इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P कंसीडर करो। तो कंसीडर पॉइंट P somewhere inside the electric field of this wire. So we have to find electric field intensity at point P. Suppose point P कहीं यहां पे होगा। Now since charge on the wire is positive, electric field at every point will be radially outward. तो हर एक पॉइंट पे आप पॉइंट को कहां पे भी कंसीडर करो। तो इस वायर के सराउंडिंग में आप पॉइंट को कहां पे भी कंसीडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा, बिकॉज चार्ज कैसे है? पॉजिटिव। तो इस वायर पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके सराउंडिंग रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट वो कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड। और इस पॉइंट P का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड। इनफैक्ट एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड। जैसे यहां पे कैसे होगा? रेडियली आउटवर्ड। और हमको पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। अभी गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा। तो कंसीडर वन इमेजिनरी सिलेंडर। ये जो सिलेंडर होगा ये कंप्लीटली इमेजिनरी होगा। And this imaginary cylinder will be called as Gaussian surface, जिसको हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। Now ये जो अपना वायर है उसका लेंथ तो इनफाइनाइट है, बट जो गॉसियन सरफेस होगा का मतलब ये जो गॉसियन सिलेंडर होगा उसका लेंथ L होगा। एंड अगर पॉइंट P का डिस्टेंस वायर से स्मॉल r है तो फिर इस गॉसियन सरफेस या इस गॉसियन सिलेंडर का भी रेडियस r ही होगा। तो जितना पॉइंट P का डिस्टेंस होगा उतना ही गॉसियन सिलेंडर का रेडियस भी होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है जो सिलेंडर के फॉर्म में है उसका रेडियस स्मॉल r है और उसका लेंथ L है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर वन गॉसियन सिलेंडर। तो ये होगा हमारा गॉसियन सिलेंडर। तो दिस वाज कंडक्टिंग वायर, ये वायर था और इस वायर के अराउंड में हम लोग ने ऐसा गॉसियन सरफेस
कंस्ट्रक्ट किया। तो दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, एंड दिस वाज अवर थिन चार्ज्ड वायर। तो गॉसियन सरफेस जो है ना, ये वायर को एनक्लोज कर रहे हैं, ऐसे वायर को एनक्लोज कर रहे हैं। ओके, अभी ये जो अपना गॉसियन सरफेस है, तो मतलब ये जो अपना गॉसियन सिलेंडर है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा अपर प्लेन सरफेस, इसका क्रॉस सेक्शन देखो सर्कुलर होगा। फिर दूसरा पार्ट होगा कर्व सरफेस, ये हो गया कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। और तीसरा पार्ट होगा लोअर प्लेन सरफेस, ये वाला। ठीक है, तो इस सरफेस को मैंने कॉल किया S2, ये सरफेस S2 हो गया सर्कुलर। फिर ये जो कर्व सरफेस है ना, ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस को मैंने कॉल किया S1। तो S1 होगा कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। और जो S3 होगा, ये होगा लोअर प्लेन सरफेस, इसको मैंने S3 कॉल किया लोअर प्लेन सरफेस। तो दिस इज कर्व सरफेस S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। S2 एंड S3 देखो, दीज आर प्लेन सरफेसेस, और S1 कैसे है, कर्व सरफेस। ओके, फिर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर गॉसियन सरफेस। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन 3 सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेपरेटली फाइंड करेंगे, S1, S2, S3 का। और फिर इन तीनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे, तो पूरे गॉसियन सरफेस का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, अभी सरफेस S2 का, ये सरफेस S2 है, तो सरफेस S2 का एक छोटा एरिया कंसीडर करो। तो कंसीडर स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस S2, और इसको मैंने कॉल किया DS2। तो DS2 is a small area of surface S2. Similarly, DS1 is a small surface area of surface S1. तो S1 का भी एक छोटा एरिया कंसीडर करो, जैसे मैंने S2 का कंसीडर किया। तो ये होगा S1 का छोटा एरिया DS1। वैसे S3 सरफेस का भी एक छोटा एरिया कंसीडर करो, और ये छोटा एरिया होगा DS3। ओके, अभी इस सरफेस का मतलब DS2 का जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो DS2 यहां पे था ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा या ऐसे नॉर्मल होगा। तो अगर DS2 यहां पे है, तो उसका एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा। तो DS2 जो है ना, वो ऐसे परपेंडिकुलर है। और E वेक्टर कैसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था, आउटवर्ड। इसका मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। फिर यहां पे जो मैंने छोटा एरिया लिया था DS1, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड होगा। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और सरफेस S3 का जो छोटा एरिया था DS3, उसका एरिया वेक्टर ऐसे डाउनवर्ड होगा। तो सरफेस DS3 का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। इसका मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज DS3 छोटा एरिया, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा यहां पे देखो, DS1 वेक्टर DS1 इज पैरेलल टू E वेक्टर, तो मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 0। फिर एरिया वेक्टर DS2 इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एंड एरिया वेक्टर DS3 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ वी कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। बट पूरे सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में फाइंड करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक है, बट इसको हम लोग 3 पार्ट में फाइंड करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds1, दिस इज फॉर सरफेस S1। सरफेस S1 कौन सा, कर्व सरफेस। फिर जो सेकंड टर्म होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds2, इट इज फॉर सरफेस S2।
और तीसरा जो होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds3 इट इज फॉर सरफेस S3। तो इन तीन सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर इनका जो एडिशन होगा ये पूरे गॉसियन सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, अभी ये जो है ना E डॉट ds1 इसका फॉर्मूला क्या होगा? E ds1 cos 0, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 0। फिर इसका क्या होगा? E ds2 cos 90, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और इसका क्या होगा फॉर्मूला? E ds3 cos 90, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बट cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो अगर cos 90 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, अगर cos 90 0 तो ये टर्म भी 0 हो गया, और इसमें E कांस्टेंट है वो तो बाहर आएगा, तो ये E बाहर आ गया बिकॉज E इज कांस्टेंट। का मतलब हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग कर्व सर्कल पे पॉइंट लेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। तो सिंस E इज कांस्टेंट इट कम्स आउटसाइड, तो दिस इज E इंटीग्रेशन ऑफ ds1, ये तो 1 हो गया, और ये वैल्यू कितना था? 0, ये वैल्यू कितना था? 0। अभी इंटीग्रेशन ds1 क्या होगा? इंटीग्रेशन ds1 का मतलब ये जो सरफेस S1 है उसके छोटे छोटे एरिया का एडिशन। तो सरफेस S1 का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे इसका पूरा एरिया मिलेगा, एंड दिस इज कर्व सरफेस एरिया। तो इंटीग्रल ds1 विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर के कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का 2 पाई RL। यहां पे h क्या है? लेंथ। तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। Hence, electric flux passing through the complete Gaussian surface will be equal to E into 2 pi RL. तो फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन किया पूरे गॉसियन सरफेस का। अभी इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग फाइंड करेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। का मतलब ये जो गॉसियन सिलेंडर है ये कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है? का मतलब इस वायर का कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, हमको फाइंड करना है इस वायर का कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो गया। अभी इस चार्ज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो समझो मैंने लेंथ L का ही लैम्डा डिफाइन किया, बिकॉज गॉसियन सरफेस का भी लेंथ L ही है। तो अगर इस वायर के लेंथ L का मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया, तो फॉर लेंथ L ऑफ दिस वायर लैम्डा विल बी Q बाय L। तो फिर Q कितना होगा? लैम्डा इंटू लेंथ। Q कितना होगा? लैम्डा इंटू L। इसका मतलब इस वायर का अगर मैंने लेंथ L कंसीडर किया यहां से यहां तक, तो इस लेंथ पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा L होगा, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो चार्ज इस लेंथ पे होगा वही चार्ज गॉसियन सिलेंडर के अंदर होगा। आई रिपीट, इस वायर के लेंथ L पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर होगा। इसका मतलब दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो स्टेप 2 में क्या लिखा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना? लैम्डा इनटू L। कहां से मिला? यहां से मिला। एंड फिर स्टेप नंबर 3 में वी अप्लाई गॉस थ्योरम। इफ वी अप्लाई गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन 0। And what is Q? It is a charge enclosed by the Gaussian surface. This Q is the charge enclosed by the Gaussian surface. तो ये जो हमने Gaussian surface ड्रॉ किया है सिलेंडर के फॉर्म में, इसने कितने चार्ज को एनक्लोज किया? लैम्डा इंटू L। और ये टोटल फ्लक्स कितना है? E इंटू 2 पाई RL। तो फ्लक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और Q को लिखो लैम्डा इंटू L। ठीक है, तो फिर ये मैंने 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और Q कितना था? लैम्डा इंटू L कैंसिल, 2 पाई को यहां पे डिवाइड करो, तो E का फॉर्मूला क्या मिलेगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2
pi epsilon 0 r. This is the formula for electric field outside the infinitely long charged wire. The formula is E equals to lambda upon 2 pi epsilon 0 r. इसमें लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस वायर. As we see in the formula, electric field is inversely proportional to R. So for a charged wire, electric field का proportionality inversely to R होगा. E is inversely proportional to R. So this is derivation of electric field intensity due to infinitely long, thin charged wire. Now we discuss the third application of Gauss theorem. This is application number 3. And last application of Gauss theorem. Electric field intensity due to uniformly charged infinitely long plane sheet. Okay, here we can say plate. Sheet का मतलब plate होगा, thin plate. But ये infinite length का होगा. तो एक infinitely long thin sheet का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा एट ए गिवन पॉइंट? तो प्लेन शीट कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा. तो ये होगा एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये सब डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ का होगा, और ये होगा एक थिन प्लेट का मतलब इसका जो थिकनेस होगा वो एक्सट्रीमली थिन होगा. ठीक है, और इसके सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है का मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी होगा. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, ये एक स्मॉल पार्ट है बच्चों, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है. ये तो मैंने उसका छोटा पार्ट ड्रॉ किया है. इवन द डायग्राम वी हैव ड्रॉन अ स्मॉल पार्ट. अच्छा, डायग्राम में ये जो थिन प्लेट है इसको हमने ऐसे रखा है, एक्चुअल में व्यू ऐसे होगा. तो दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, इट्स अ वेरी थिन प्लेन शीट, और इसको हमने ऐसे रखा है लाइक दिस, और इसके दोनों सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो व्यू कुछ ऐसे होगा लाइक दिस. देन वी कंसीडर पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस प्लेन शीट. तो इस शीट से डिस्टेंस R पे एक पॉइंट P कंसीडर करो. तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा बिकॉज चार्ज तो पॉजिटिव है. तो हमको पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. वैसे अगर इतने ही डिस्टेंस पे समझो, उतने ही डिस्टेंस पे मैंने यहां पे समझो पॉइंट P लिया होता, तो अगर ये पॉइंट P है तो ये समझो P डैश है. सेम डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस अगर R होगा तो ये भी डिस्टेंस R ही होगा. तो फिर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ वो भी कैसे होगा? आउटवर्ड, बिकॉज यहां पे तो चार्ज पॉजिटिव है. तो यू कैन कंसीडर पॉइंट P आइदर दिस साइड और दिस साइड. दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? आउटवर्ड, बिकॉज चार्ज दोनों तरफ पॉजिटिव है. तो एट पॉइंट P इज आउटवर्ड, एट पॉइंट P डैश ऑल्सो इज आउटवर्ड. तो हम लोग इसमें से किसी एक को फाइंड करें, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम ही है. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए वी अप्लाई गॉस थ्योरम, एंड गॉस थ्योरम इज अप्लाइड टू सम इमेजिनरी सरफेस दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. तो इस डेरिवेशन में हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा. तो वी कंस्ट्रक्ट वन गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. तो ये होगा एक इमेजिनरी सिलेंडर जिसको हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो दिस imaginary cylinder to which we apply Gauss theorem will be called as Gaussian surface. और इस Gaussian surface को हमने कुछ इस तरह डिजाइन करना है. का मतलब ये अगर प्लेट होगा तो Gaussian cylinder का थोड़ा पार्ट यहां पे होगा, some part will be here. फिर ये सिलेंडर इसमें से पास थ्रू होगा, इस प्लेट में से पास करेगा, और उसका रिमेनिंग पार्ट यहां पे होगा. तो सिलेंडर बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, ये सिलेंडर कंटिन्यूअस है. और एक गॉसियन सिलेंडर इस प्लेट को कट करके ऐसे जा रहा है.
बिकॉज सिलेंडर तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी सिलेंडर कैन पास थ्रू दिस प्लेट। तो गॉसियन सिलेंडर का थोड़ा पार्ट इस तरफ है और गॉसियन सिलेंडर का रिमेनिंग पार्ट इस तरफ है, और ये कंटिन्यूअस सिलेंडर होगा, ठीक है। तो व्यू कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस, सम पार्ट ओवर हियर एंड सम पार्ट ऑन दिस साइड, लाइक दिस। अगर इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो हमने ए डिफाइन किया, तो फिर ये एरिया भी कितना होगा, ये भी ए होगा, और ये जो सिलेंडर इस प्लेट को कट करके जा रहा है तो यहां पे भी एरिया कितना होगा, ए होगा। तो ये जो ए होगा ये इस प्लेट का एरिया होगा जो सिलेंडर कट करके जा रहा है, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट ही होगा। नाउ यहां पे एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। वैसे यहां पे भी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर आएगा सेम डायरेक्शन, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और ये जो मैंने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है, इस गॉसियन सिलेंडर का टोटल लेंथ कितना होगा, r प्लस r 2r। तो लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर इज 2r, r प्लस r 2r, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, a। ओके, अभी सबसे पहले हमको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो ये जो मैंने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है, इसमें से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा ये हम लोग पता करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस प्लेट में से ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगे, तो प्लेट पे अगर चार्ज पॉजिटिव है, इफ दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल इमर्ज दिस वे, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ऑन दिस साइड ऑल्सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगे। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स, इफ लाइंस ऑफ फोर्स आर मूविंग perpendicular like this, ऐसे perpendicular to the plate, इसका मतलब there is no line of force passing to this curved surface। तो इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस कर्व सरफेस से कोई लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगा, बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग दिस वे, कोई ऐसे पास हो रहा है। इसका मतलब इस कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। तो गॉसियन सरफेस का जो कर्व पोर्शन होगा ना, ये वाला, तो इस कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज यहां से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स आर इमर्जिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेट। तो इस कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास होंगे, इस एरिया में से पास होंगे, और लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस एरिया में से भी पास होगी। तो लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया आल्सो, एंड दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एक है। तो चलो फाइंड करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया which is around point P, and plus flux passing through this area which is drawn around point P dash। बट इस साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E into A, बिकॉज एंगल थीटा तो 0 डिग्री है, एंड टोटल एरिया कितना होगा, A। वैसे यहां पर भी एंगल थीटा कितना है, 0, बिकॉज एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, और ये टोटल एरिया कितना होगा, A का मतलब इंटीग्रल ds भी यहां पे A होगा। तो इस साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स E into A होगा, इस साइड का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स E into A होगा, तो टोटल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 2 times of E into A, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, और A होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी 2 times of EA। इसमें कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इस साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स E into A है, इस साइड का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स E into A है, और दोनों मिला के कितना हो गया, 2 times of E into A। Then we calculate charge enclosed by the Gaussian surface, because हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहां हमको चाहिए चार्ज enclosed by the Gaussian surface। तो इस सिलेंडर ने, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर ने
प्लेट का कितना चार्ज एनक्लोज किया। तो प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से थोड़ा पार्ट जो है ना ये इस सिलेंडर के अंदर होगा। तो मुझे ये चार्ज फाइंड करना है, बिकॉज ये चार्ज जो है ना ये गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया है। अगर मुझे ये चार्ज फाइंड करना है तो मुझे इस प्लेट का सिग्मा डिफाइन करना है। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन शीट और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर ये एरिया ए है तो इसका अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो दिस इज क्यू बाय ए, तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which is present on this area A, और यही चार्ज ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहे हैं। तो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन शीट। एंड देन वी अप्लाई गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स है 2 टाइम्स ऑफ ई ए, तो इसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ ई ए। और चार्ज एनक्लोज कितना है? सिग्मा इंटू ए। दिस इज अ चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। ये चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू ए है, एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, ए विल गेट कैंसिल। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस थिन प्लेन शीट। So this is the formula of electric field due to infinitely long thin plane sheet of charge.